हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्यपुस्तक का नाम है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में अध्याय 6 में है 1857 की क्रांति, जिसका कुछ भाग हम पढ़ चुके थे और कुछ भाग बाकी रह गया था, जिसे आज हम पूरा करेंगे। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लेंगे, फिर इस पार्ट को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था। 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण के बारे में पढ़ा था, जिसमें राजनीतिक कारण थे, सामाजिक एवं धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण थे। अठारह की क्रांति का आरंभ और प्रसार, आज हम उसे पढ़ेंगे। इससे पहले हम राजनीतिक, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण जान चुके हैं इसके अगले पार्ट में। तो आज देखते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ और प्रसार कैसे हुआ। कारतूसों वाली बात सभी छावनियों में तेजी से आग की तरह फैल गई। तो इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से सैनिकों के लिए जो कारतूस का उपयोग किया जाता था, उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी, जिसे मुंह से काटकर खींचना पड़ता था, फिर बंदूक में लगाना पड़ता था। तो जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावना पर ठेस पहुंची और ये बात पूरे जितनी भी छावनियां थी आसपास सभी आग के तरह फैल गई। और सैनिकों ने, देखिए, कैवेलरी लाइनों में युद्ध होता हुआ, किस तरह से युद्ध हुआ उसका चित्र युद्ध का दिखाया गया है। तो इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सैनिक इन कारतूसों का उपयोग नहीं करना चाहते थे, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, मुर्शिदाबाद के समीप एक जगह है बैरकपुर, उस छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया। और इस जो सैनिक विद्रोह का अगुवाई किसने किया था? मंगल पांडे ने, बैरकपुर छावनी में, जो मुर्शिदाबाद के समीप था। तो उसने इसके लिए विद्रोह का घोषणा कर दिया और अपने साथियों को जमा करने लगे, सबको आह्वान करने लगे इस विद्रोह के लिए। उसने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। तो जो मंगल पांडे सैनिक थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग जो थे उनकी हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मार दी। तो 2 अंग्रेजी अफसर थे, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सर्जेंट ह्यूरसन, तो दोनों को उन्होंने मार दिया। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने सैनिकों के इस विद्रोह को दबाने के लिए पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया और इस विद्रोह को खत्म करने के लिए उनका जो रेजिमेंट था उसको समाप्त कर दिया। जिससे क्या, जो मंगल पांडे का जो रेजिमेंट था 34वीं रेजिमेंट, तो उसको खत्म कर दिया, ताकि अंग्रेजों ने सोचा कि इस रेजिमेंट को यदि हम समाप्त कर देंगे तो विद्रोह यहीं पर रुक जाएगा। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और जो मंगल पांडे थे उनको फांसी दे दिया गया, ताकि विद्रोह और ना बढ़े, लोगों में भय आए। यह सूचना जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जब फांसी की घोषणा हुई मंगल पांडे को, तो ये बात पूरे देश में फैल गई। और ये जो सैनिक विद्रोह था, इसका तो अगुवाई किसने किया था? मंगल पांडे ने। मेरठ में सिपाहियों ने 10 मई 1857 ईस्वी को खुले तौर पर विद्रोह कर दिया और इस घटना के बाद मेरठ में भी सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मेरठ में अपने साथियों को मुक्ति कराकर वे दिल्ली की ओर चल पड़े और मेरठ में जो साथी थे उनको उन्होंने मुक्त किया और वहां से वे दिल्ली की ओर रुकने लगे विद्रोह के लिए। 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने अगले ही दिन दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो 10 मई 1857 में मेरठ में सिपाहियों को मुक्त किया गया, उनके जो साथी थे जिनको पकड़ लिया गया था। फिर वे दिल्ली पहुंचे 11 मई 1857 पर और वे जो सैनिक विद्रोही थे उन्होंने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली में मौजूद थे और जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, वे दिल्ली में उस समय मौजूद थे। सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।
और सैनिकों ने क्या किया, अंग्रेजों को वहां से हटाने के लिए, भारत से हटाने के लिए जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनको सम्राट की घोषणा कर दी और दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया। बहादुर शाह द्वितीय ने देश भर में मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो बहादुर शाह द्वितीय ने क्या किया, सभी जितने भी पूरे देश के मुखिया थे अलग अलग जगहों में, सबको चिट्ठी लिखकर सबको एकजुट होने का आह्वान किया अंग्रेजों के खिलाफ। उनके आह्वान के फलस्वरूप अंग्रेजों ने क्षुब्ध कई अपदस्थ राजा व सैनिक इस लड़ाई में सैनिकों का साथ देने लगे। तो जो लोग अंग्रेजों से नाराज थे या फिर जो राजा अंग्रेजों के द्वारा हटा दिए गए थे, जो सैनिकों को जो ये था सेना था उसको खत्म कर दिया गया, तो वे जो सैनिक थे वे भी अब इन सैनिकों का साथ देने लगे। वे समझते थे कि अंग्रेजों के बाद अगर मुगल दोबारा शासन स्थापित कर ले तो मुगल अधिपत्य में दोबारा उनके इलाकों को बिना किसी परेशानी से वे प्राप्त कर सकते थे। तो यही सोचकर उन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह का द्वितीय को साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। 42 वर्ष के बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बख्त खां और बहादुर शाह जफर दोनों ने मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। जो बहादुर शाह जफर थे उनकी उम्र थी 82 वर्ष, 82 इयर्स। शीघ्र ही मराठे और दिल्ली के विद्रोह की लपटें कानपुर, बरेली, लखनऊ, बनारस, बिहार, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ये विद्रोह फैलता गया। कानपुर में नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। ये पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब, तो कानपुर से वे थे। उन्होंने क्या किया, सैनिकों को इकट्ठा कर ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया, कानपुर से बाहर खदेड़ दिया अंग्रेजों को। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। और जो लखनऊ के गद्दी से हटा दिए गए थे इससे पहले नवाब वाजिद अली शाह, तो उनका जो बेटा था बिरजिस कद्र, तो उनको नया नवाब घोषित कर दिया गया, जिसने बहादुर शाह द्वितीय को अपना बादशाह मान लिया। तो बहादुर शाह जो द्वितीय थे उनको राजा घोषित किया गया, बादशाह घोषित किया गया और उनके नेतृत्व में ये विद्रोह होने लगा। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उनकी जो मां थी उन बेगम हजरत महल, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कड़ी टक्कर पेश की। तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वे नाना साहब और उनके जो सेनापति तात्या टोपे थे उनके साथ मिलकर, सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देने लगी। देखिए विद्रोही सिपाही दिल्ली की ओर कूच करते हुए ये दिखाया गया है। सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली की ओर। बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। तो पूरे देश में अलग अलग जगह से सबका सपोर्ट आने लगा। तो बिहार से बाबू कुंवर सिंह का सपोर्ट आने लगा सैनिकों के लिए, और महीनों तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते रहे। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले लिए और भारत के अलग अलग हिस्सों से जितने भी योद्धा थे सभी इसमें भाग लेने लगे और सैनिकों का साथ देने लगे। विद्रोह का स्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार इसे सैनिक विद्रोह, एक राष्ट्रीय संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष, सामंतीय असंतोष इत्यादि नाम से जानते हैं। तो जो 1857 का विद्रोह था उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सैनिकों के द्वारा किया गया था इसलिए सैनिक विद्रोह, और देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने भाग लिया था इसलिए एक राष्ट्रीय संघर्ष। भारतीय स्वतंत्रता के लिए ये पहला विद्रोह हुआ था इसलिए स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष कहा जाता था। और सामंतीय
सामंतीय असंतोष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों में असंतोष था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, तो इसलिए इस युद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि 1857 का जब सैनिक विद्रोह हुआ तो उस समय का जो भारत का गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए विद्रोह का अंत किस तरह से हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों के लिए विषम परिस्थितियां पैदा कर दी। तो अंग्रेज भी तो शांत बैठने वाली नहीं थी, वो तो और ज्यादा कूटनीतिज्ञ थे, और ज्यादा षड्यंत्रकारी थे। तो ये जो क्रांतिकारी थे उनको विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज भी कठिनाइयां उत्पन्न करने लगे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए गए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, इंग्लैंड से उनके और ज्यादा सैनिक लाए गए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया गया, और जहां भी विद्रोह हो रहा था वैसे जगहों पर अंग्रेजी सैनिकों का धावा पड़ गया। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। तो जो सैनिकों ने मई में क्या किया था, 11 मई 1857 में दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह द्वितीय को बादशाह घोषित कर दिया गया था। लेकिन सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चलाया गया और जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय, उनके ऊपर अंग्रेजों ने मुकदमा चला दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। बहादुर शाह को 1858 ईस्वी में रंगून, जो वर्तमान में म्यांमार में है, तो उनको रंगून भेज दिया गया और जहां उनकी मृत्यु 1862 में हो गई, क्योंकि वे बहुत ज्यादा उनका उम्र था, 80 प्लस था। तो इस कारण से जब उनको जेल में भेजा गया तो अस्वस्थ होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ, जो अवध को कहा जाता है, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और वह लड़ते लड़ते शहीद हो गई। तो सभी लोग जिन्होंने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया था तो उनको अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश की। बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई जेल में, नाना साहब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए। और जो नाना साहब थे और बेगम हजरत महल थे वे अंग्रेजों के भय से नेपाल चले गए। ब्रिटिश सेना विद्रोहियों पर हमला करते हुए, देखिए इस तरह से हमला किया जाता था, जहां किले होते थे उनको चारों तरफ से घेरकर हमला किया जाता था। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो जो तात्या टोपे थे, नाना साहब के जो मंत्री थे, सेनापति थे, वे जंगल में चले गए और वहां के जो आदिवासी थे, किसान थे, उनको इकट्ठा करके विद्रोह करते रहे। तो ये जो विद्रोह होता था उनका, ये छापामार युद्ध होता था, मतलब अचानक से छुपकर वार करना। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलताओं से क्रांतिकारियों को उत्साह मिला, उसी तरह क्रांतिकारियों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। तो पहले जब अंग्रेजों को हरा दिया गया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, तब क्रांतिकारियों में काफी उत्साह था। लेकिन जब धीरे धीरे क्रांतिकारियों की हार होने लगी तो लोगों का हिम्मत भी टूटने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और जो विद्रोह कर रहे थे वैसे लोगों का जनता ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि वे डरे हुए थे। अंग्रेजों ने भी उनका विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंग्रेज भी जनता का विश्वास जीतने के लिए उनको बहुत सारा सुविधाएं देने लगे ताकि वे विद्रोहियों का साथ छोड़ दें। उन्होंने वफादारों भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया और जो विद्रोहियों का साथ छोड़ देंगे
वैसे लोगों को बहुत सारे इनाम देने का ऐलान अंग्रेज सरकार ने की। ये भी उनके षड्यंत्र का हिस्सा था जिससे विद्रोह को दबाया जा सकता था। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। तो थोड़ा जब देख रहा है कि अंग्रेज सरकार देख रही है चारों तरफ से विद्रोह हो रहा है, तो कुछ लोगों को अपने में मिलाने के लिए उनको सुविधा देती है और ये भी आश्वस्त करती है कि जमीन पर उनका अधिकार फिर से पहले जैसा बन जाएगा। विद्रोहियों से कहा गया कि वे समर्पण के साथ इस बात की घोषणा करते हैं कि किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे। और उनसे जो विद्रोही थे उनसे घोषणा लिया गया कि वे किसी अंग्रेज का हत्या नहीं करेंगे और वे सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों, राजाओं पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह से विद्रोह को दबाने का कोशिश किया गया। बहुत सारे जो नवाब थे, विद्रोही सिपाही थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सजा दी गई विद्रोह के नाम पर। तो इस तरह से जो सैनिक विद्रोह था वो असफल हो गया और वो अंत हो गया। क्यों असफल रहा विद्रोह, ये देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह कई कारणों से असफल रहा। यह विद्रोह अच्छे शासन एवं धन के अभाव के कारण असफल रहा। तो जो विद्रोह कर रहे थे उनके पास धन का अभाव था, आंदोलन को संगठित और कुशल नेतृत्व प्रदान नहीं किया जा रहा था। तो वे उनका जो संगठन था इतना ज्यादा कुशल नेतृत्व नहीं हो पा रहा था। शिक्षित वर्ग इस समय पूरी तरह से उदासीन बना रहा और जो शिक्षित वर्ग था उनको इसमें आगे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इन विद्रोहों का साथ नहीं दिया। यदि उस समय देश पूरा एकजुट हो जाता तो शायद उसी समय देश आजाद हो सकता था 1857 में ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संगठन के अभाव में, नेतृत्व के अभाव में, लोगों की उदासीनता के अभाव में, विद्रोहियों के पास ठोस लक्ष्य और स्पष्ट योजना का भी अभाव था। सैनिक दुर्बलता भी इनकी नाकामी की एक बड़ी वजह थी। तो इस तरह से बहुत सारे कारण थे इस विद्रोह के असफल होने के। अंग्रेजों के आवागमन एवं संचार के साधनों का उपयोग विद्रोह को दबाने के लिए किया गया। तो अंग्रेजों के पास सुविधाएं थी, काफी धन का अभाव नहीं था, संचार सुविधाएं थी, तो इसके कारण उन्होंने आसानी से इस विद्रोह को दबा लिया। ब्रिटिश सैनिकों ने दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को उड़ा दिया। देखिए कश्मीरी गेट है ना, तो इसको ब्रिटिश सैनिकों ने दिल्ली में घुसने के लिए इस गेट को क्या किया गया, उड़ा दिया, ताकि वो उधर से प्रवेश कर सके। देखिए कितनी संख्या में जा रहे हैं ना। यहाँ देखिए तोप है, तोप से गोला दागकर गेट को उड़ा दिया गया, तोड़ दिया गया। विद्रोह के परिणाम। तो 1857 ईस्वी के क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों को भारत में बने रहना है, तो उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। तो इस जो 1857 का विद्रोह था उससे अंग्रेजों ने ये सीखा कि यदि उनकी नीति इतनी कठोर रहेगी तो लोगों में विद्रोह फिर से हो सकता है। तो इससे अंग्रेजों ने समझा कि हमें अपनी नीतियों को बदलना होगा। इसके तहत अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में व्यापक सुधार किया, अपनी नीति में परिवर्तन किया। क्रांति के बाद निम्नलिखित बड़े बदलाव आए। देखिए अंग्रेज टुकड़ियों ने कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लिया। देखिए यहाँ पर विद्रोहियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या क्या परिवर्तन किया देखते हैं। 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। ठीक है, तो जो भारत पर शासन करने का अधिकार दिया था वो वापस ले लिया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत के गवर्नर थे, ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। तो महारानी का उद्घोषणा पढ़ा जिसमें कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में कर दिया गया।
एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाला इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। अब भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन इसके घोषणा पत्र के बाद जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाने लगा। और पहले जो कंपनी के हाथों भारत का शासन चल रहा था उसको सीधे क्राउन के द्वारा संभाला जाने लगा, क्राउन को सौंप दिया गया। 3 नंबर, सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाने एवं यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया, जिससे कि विद्रोह आगे ना हो। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की जगह गोरखा, सिखों, पठानों में से सिपाही भर्ती करने का फैसला किया गया। तो इससे पहले जब बिहार, मगध, अवध और मध्य भारत से सिपाही लिए जाते थे तो उनके स्थान पर गोरखा, सिखों और पठानों को भर्ती किया गया। और भारतीय जो सैनिक थे उनकी संख्या घटाकर जो इंग्लैंड से आने वाले सैनिक थे उनको भर्ती किया गया। अब चौथा नंबर है, देश के सभी देशी राज्यों के शासकों को भविष्य में भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने का भरोसा दिया गया। तो पहले जो उनके राजाओं के राज्य को छीन लिया जाता था उसको आगे से नहीं करने का निर्णय लिया गया, मतलब जो राज्य हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। उन्हें दत्तक पुत्र अपनाने की स्वतंत्रता दी गई। तो लोगों में जो आक्रोश था, गोद नहीं ले सकते थे, तो वो प्रथा समाप्त कर दी गई, जिससे लोगों का आक्रोश ना बढ़े और आगे से ऐसा विद्रोह ना हो। क्योंकि अंग्रेज ज्यादा दिनों तक यहाँ शासन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ब्रिटिश की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। 5 नंबर है, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। मुसलमानों की जो जमीन थी और संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया। इस विद्रोह के लिए अंग्रेज उन्हें ही जिम्मेदार समझते थे, इसलिए उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। 6 नंबर में है, अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला लिया। जो पहले हुए विद्रोह हस्तक्षेप कर रहे थे भारतीय रीति रिवाजों पर, उस पर अब वे हस्तक्षेप नहीं करते थे। 5 नंबर, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने एवं जमीन पर उनके अधिकारों को स्थापित करने के लिए नीतियां बनाई गई। 8 नंबर है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ और हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू किया, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छा योगदान रहा। तो इस विद्रोह के बाद क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में क्या हुआ, जो भाईचारे का भावना था वो बढ़ने लगा, देश के लोगों में एकता बढ़ी, जो आगे फायदेमंद हुआ देश को आजाद कराने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो देखिए कुछ भारतीय नायक जो अलग अलग जगहों से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बख्त खां, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फतेहपुर से अजीमुल्लाह। तो ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। 9 नंबर है, विद्रोह के बाद साम्राज्य विस्तार की नीति समाप्त हो गई, लेकिन आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हो गया। तो जो साम्राज्य विस्तार कर रही थी अंग्रेज, उसको वो तो खत्म हो गया, लेकिन उनका जो शोषण था वो वैसा ही चलता रहा। तो उत्तर भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र थे, जैसे मेरठ थे, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैजाबाद। तो ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1857 की क्रांति एवं झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा। 1857 की महान क्रांति को सिपाही विद्रोह कहा जाता था। तो इसकी चिंगारी से झारखंड भी अछूता नहीं था। झारखंड के लिए कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। तो इससे पहले क्या हुआ था, 1855 ईस्वी में राजमहल के संथाल विद्रोह की घटना घट चुकी थी। संथालों के द्वारा विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। झारखंड में 1857 ईस्वी को क्रांति के कारण लगभग
यही वही थे जो राष्ट्रीय स्तर पर थे, लेकिन कुछ ऐसे भी गौण कारण थे जिससे यहाँ के आम लोगों ने विद्रोह की ओर प्रेरित हुए। कई वर्षों तक चल रहे लोकप्रिय राजवंशों को हटाना, जागीरदारों के विशेषाधिकार को समाप्त करना, जनजातियों का शोषण जैसे कारणों से विद्रोह का रूप तय हुआ। तो लोगों का शोषण हो रहा था जनजातियों का, तो उसके कारण भी झारखंड में विद्रोह में वे लोग भाग लेने लगे। जनजातियों को अपने अस्तित्व पर खतरे का आभास हो रहा था, इसलिए वे भी विद्रोह में साथ देने लगे। दानापुर केट में सिपाही एवं शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहाँ के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया, और देखते ही देखते जो ये आग था विद्रोह का, वो देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, रांची स्थित सैनिकों के बीच भी फैलने लगा। और कालांतर में सैनिकों को आम लोगों का समर्थन भी मिलने लगा, क्योंकि सभी लोग शोषित थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों का अत्याचार सभी सह रहे थे। झारखंड में 12 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहनी गांव, तब यह हजारीबाग जिले में स्थित था। ठीक है, तो ये देवघर के रोहनी से शुरू हुआ। यहाँ अमानत अली, सलामत अली एवं शेख हारून कंपनी सेना के जो घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की गोली मारकर हत्या कर दी, और उन तीनों सैनिकों को पकड़कर रोहिणी गांव में ही सरेआम फांसी दे दिया गया। तो इसकी सूचना जैसे ही हजारीबाग में आई, यहाँ के सैनिकों ने 30 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया। जब ये 3 सैनिकों को हत्या के लिए सजा दिया गया रोहिणी गांव में, तो ये खबर फैल गया, और 30 जुलाई 1857 को फिर से विद्रोह वहां शुरू हो गया। 2 अगस्त 1857 को रांची के डोरंडा छावनी में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो डोरंडा में जयमंगल पांडे के नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया था। डोरंडा पर विद्रोहियों का पूर्ण कब्जा हो गया। रांची में विद्रोह सैनिकों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो बड़कागढ़ जगह से थे, को अपना नेता एवं पांडे गणपत राय को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। और इस घटना से प्रेरित होकर चाईबासा, धनबाद, जो उस समय मानभूम का हिस्सा था, के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। और 31 जुलाई 1857 ईस्वी को चटूपालू घाटी में ये आंदोलन शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? माधव सिंह और नादिर अली खां कर रहे थे इसका नेतृत्व। और 1857 की इस क्रांति में पूरा छोटा नागपुर में सबसे पहले 4 अक्टूबर 1857 को चतरा की काली पहाड़ी के पास क्रांतिकारी जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दी गई, क्योंकि ये लोग विद्रोह कर रहे थे, इसलिए इनको चतरा के पास फांसी दे दिया गया ताकि विद्रोह को दबाया जा सके। माधव सिंह ब्रिटिश सेना में जमादार और नादिर अली सूबेदार थे। टकेट उमराव सिंह, चमा सिंह, जगन्नाथ शाही, शेख भिखारी विद्रोह की मदद कर रहे थे। तो ये लोग विद्रोहियों की मदद कर रहे थे। शेख भिखारी ने संथाल विद्रोहियों से संपर्क कर उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का आह्वान किया। ओरमांझी क्षेत्र में टिकेट उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चटूपालू घाटी में एक वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दिया गया। क्योंकि ये लोग विद्रोह कर रहे थे, इसलिए सभी लोगों को फांसी दे दिया गया ताकि विद्रोह और आगे ना बढ़े। सिंहभूम के पोयड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह ने इस संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पलामू में नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंका, और नीलांबर पीताम्बर पलामू के 2 महान स्वतंत्रता सैनिक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी में क्रांति में अहम भूमिका निभाई। तो इन्होंने सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो राजा अर्जुन सिंह थे, पोयड़ाहाट के नीलांबर पीताम्बर, सभी ने इस विद्रोह में साथ दिया। इस विद्रोह में विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय सहित अनेक लोगों की भागीदारी रही। तो अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता से इन विद्रोहियों को
कुचलने का प्रयास किया और 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को कर्नल डाल्टन ने रांची जिला स्कूल के पास ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को एक फांसी से लटका दिया गया। मतलब जो भी विद्रोह कर रहा था उसको फांसी दे दिया जा रहा था। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडे गणपत राय को फांसी दी गई। तो विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं को पकड़कर अंग्रेजों ने जहां तहां सरेआम, और ये फांसी क्या किया जाता, सार्वजनिक जगहों पर दिया जा रहा था क्रूरता से, ताकि लोगों में भय फैले। इसी कारण से ये किया जा रहा था। और 1857 ईस्वी में पूरे भारत में कानपुर के बाद पहला सामूहिक फांसी का क्रूर नाटक अंग्रेजों ने रांची के वर्तमान शहीद चौक में खेला। तो जो रांची में शहीद चौक है वहां पर क्या किया गया, सामूहिक रूप से फांसी दे दिया गया, बहुत ही क्रूरता से सार्वजनिक जगह पर। छोटा नागपुर में इस महासंग्राम के बलिदानियों की कुर्बानी का यह आलम था कि दर्जनों विद्रोही नायकों को फांसी में लटकाने के बावजूद अंग्रेज शासकों के पांव इस क्षेत्र में उखड़ गए और करीब 1 साल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन ठप रहा। लेकिन इतना ज्यादा भय फैलाने के बाद, इतने लोगों को फांसी देने के बाद भी अंग्रेज वहां टिक नहीं पाए झारखंड में, और उनको वहां से उखाड़ फेंक दिया गया। तो स्थान था चतरा। शहीद कौन हुए थे, जयमंगल पांडे, नादिर अली, 4 अक्टूबर 1857 में। लेस्लीगंज, नीलांबर पीताम्बर, अप्रैल 1859 में। रांची में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, 16 अप्रैल 1858। रांची पांडे गणपत राय, 21 अप्रैल 1858। चुटुपालू और माझी रांची, शेख भिकारी उमराव सिंह, 8 जनवरी 1858। तो ये जो तिथियां हैं, ये इस दिन को इनको ये जो नाम दिया गया है शहीद, इनको फांसी पर लटका दिया गया ताकि विद्रोह को रोका जा सके। अब देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हैं, पांडे गणपत राय, सूबेदार नादिर अली, नीलांबर पीताम्बर। तो इन्होंने क्या किया था, इस जो सिपाही विद्रोह था इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी भी दे दिया गया था। तो ये आप चैप्टर समझ गए होंगे, इसे और एक बार रिपीट करके पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे। देखिए जानने के लिए कुछ शब्द हैं, जैसे क्रांति, रिवोल्यूशन, प्रसार, एक्सपेंशन, छापेमार युद्ध, गुरेल्ला वार, सेना, आर्मी, धार्मिक कारण, रीजन्स, कॉजेज, राष्ट्रीय संघर्ष, नेशनल स्ट्रगल। तो इस तरह से ये सारे हो गए, ये शब्द आप कर लेंगे और चैप्टर भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेंगे तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू।